अब बात करते हैं विजिलेंस की। तो देखो, जो विदलन होता है इसको बोला जाता है क्लोज माइटोसिस, मतलब कि बंद संसूत्री विभाजन। जो विदलन होता है ये नॉर्मल जो संसूत्री विभाजन होता है उससे रैपिड होता है, जल्दी जल्दी होता है। तो ये कैसे होते हैं? रैपिड डिवीजन होते हैं। कैसे होते हैं भाई? रैपिड डिवीजन होते हैं। इसके बिना तुम्हें आवाज आ जाएगी? नहीं आएगी? तो आगे आ जाओ। क्या? हाँ, मेरे साथ ही हो रहा तो मैंने हटा दिया, क्या करें, है ना। कुछ चीजें हर किसी के साथ में नहीं होती है, किसी किसी के साथ में होती है। इसने मेरे को चुना है। क्लोज माइटोसिस जो होता है, आ रही होगी ना आवाज? आएगी, है ना। उसको आना ही पड़ेगा। और जो विदलन होते हैं वो कैसे होते हैं? रैपिड डिवीजन होते हैं, बोले तो फास्ट फास्ट होते हैं। जो नॉर्मल जो समसूत्री होता है उसकी स्पीड से ये तेज गति से होते हैं। अपन ने बना दिया था क्या? जाइगोट। क्या बना दिया भाई? जाइगोट। जाइगोट के बारे में आपको कुछ बातें जानना जरूरी है, जैसे कि जाइगोट को बोला जाता है युग्मनज। क्या बोला जाता है? युग्मनज। और ये जो होता है वो कैसा होता है? यूनी सेलुलर होता है। कैसा होता है भाई? यूनी सेलुलर होता है। ये 2n होता है कि n होता है? तो मैं बोल दूं ये द्विगुणित होता है। अरे बातें मत करो, देखो तुम बातें करोगे तो मेरी आवाज नहीं आएगी, और मेरी आवाज नहीं आएगी तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन जो आएगा कैसे करोगे फिर? समझ पा रहे हो? तो क्या करना, आपको बातें नहीं करनी है। जायगोट में मैंने करवाया क्या? क्लीवेज। तो देखो इसमें एक कोशिका थी, अब मैं इसको विभाजित करूंगा तो इसमें क्या हो जाएगी? दो कोशिकाएं हो जाएंगी, एक और एक, दो। अब दोनों में मैंने और विभाजन किया तो क्या बन जाएंगे? दो से चार, चार से आठ। अरे बन रहे हैं क्या नहीं बन रहे? बन रहे हैं। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है कि जो नॉर्मल से अपन समसूत्री विभाजन करवाते हैं उसमें एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है, और जो दो कोशिकाएं बनी उनको क्या बोला जाता है? पुत्री कोशिकाएं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुत्री कोशिकाएं। यहाँ पे जो पुत्री कोशिकाएं बनेंगी उनको बोला जाएगा कोरक खंड। क्या बोला जाएगा? कोरक खंड। क्या बोला जाएगा? कोरक खंड। तो इसमें क्या होती है? दो कोशिकाएं होती हैं, तो इसको मैंने लिख दिया है टू साइड। इसमें कितनी होती हैं? चार। इसमें कितनी होती हैं? अच्छा एक बात बताओ, सोच के बताना है, ऐसे हवा में नहीं, कि ये जो जाइगोट है इसमें ये जो विदलन है वो कहां पर शुरू हो रहे होंगे? फैलोपियन ट्यूब में कि यूटेरस में? फैलोपियन ट्यूब में। इसका मतलब जो जाइगोट है, जाइगोट है ना, अब ये जाइगोट फैलोपियन ट्यूब में है, वहां से किधर जाना चाहेगा? गर्भाशय से। लेकिन जाएगा तो गर्भ, जो फैलोपियन ट्यूब है उसके कौन से वाले हिस्से से जाएगा? स्टमक से जाएगा। तो जाइगोट स्टमक से कहां पे जाएगा? गर्भाशय की ओर क्या करेगा? गति करेगा। कर दी गति। और साथ ही साथ में क्या होते रहेंगे? विभाजन होते रहेंगे। जाइगोट विभाजन करके दो, चार, आठ, 16 ETC।
पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होता है, पर इन पुत्री कोशिकाओं को हमने क्या बोला है? यस, जिन्हें ब्लास्टोमियर्स कोरक खंड कहा जाता है। कह दिया भाई। अब देखो नॉर्मल समसूत्री विभाजन और विदलन में क्या क्या फर्क होता है। इधर तो मैंने लिख दिया क्या? समसूत्री विभाजन। कौन सा वाला? नॉर्मल, मतलब कि सामान्य। और इधर अपन बात करेंगे किसकी? विदलन की। ठीक है। तो पहली बात तो ये कि इसमें जो बनती है एक कोशिका से दो कोशिकाएं, इनको क्या बोला जाता है? पुत्री कोशिकाएं। इधर जो एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है उनको क्या बोला जाता है? कोरक खंड। समझ गए कि बात को? जब इधर का जो विभाजन होता है, जैसे कि तुमने एक नाम सुना होगा ना, अंतर प्रावस्था, इंटरफेज। इंटरफेज इधर वाले में कैसी होती है? लॉन्ग होती है, लंबी होती है। लेकिन इधर जो इंटरफेज है वो कैसी होती है? शॉर्ट होती है। अब बताओ, जो पूरी जो साइकिल है, जो अवस्था है, वही छोटी हो गई, तो बताओ जल्दी विभाजन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? अरे होंगे नहीं होंगे। जब तो मैंने पहला लाइन क्या था, ये दूसरा क्या बोला था कि रैपिड डिवीजन होते हैं। रैपिड होते हैं ना, अगर मैं रास्ते को छोटा कर दूंगा तो उस जगह पर अपन जल्दी पहुंचेंगे या नहीं? पहुंच जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में इंटरफेज के बाद में आपने सुना होगा G1, G2 और S। G1, G2 और S। तो इधर सामान्य में तो बताओ सभी होंगी ना, G1 भी होती है, G2 भी होती है और S पेज भी होती है। लेकिन इधर ओनली, मतलब कि केवल S पेज होती है। अब इधर भी अपन ने किसको गायब कर दिया है? G1 और G2 को। तो बताओ और छोटी हो गई, तभी तो अपन ने क्या बोला है, ये जल्दी जल्दी हो जाता है। क्यों? अब देखो कि यार G1 और G2 इनको तो अपन ने हटा दिया है। तो जैसे कि तुमने पढ़ा होगा कि जीवन में तो क्या है, इसकी प्रोटीन वगैरह वो बनती है जो आगे विभाजन के लिए जरूरी है। अब बताओ अपन ने तो उसको ही एब्सेंट कर दिया, तो उसमें क्या होगा फिर? ये तो लफड़ा पड़ गया ना। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि इसके पास में जाइगोट के पास में क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म। जिसको विभाजन करवाने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रोल चाहिए। वो तो शुक्राणु से ले लिया है इसने। अरे लिया है कि नहीं लिया है? तो इसके पास में आगे का जो विभाजन करवाने के लिए जो भी चीज चाहिए होती है वो किस में मिल जाती है? इसके साइटोप्लाज्म में रहती है और आगे विभाजन हो जाता है। अब इसको क्या अपना नंबर बढ़ाना रहेगा? नंबर बढ़ाने का क्या? सिंथेसिस, संश्लेषित अवस्था तो चाहिए ना, तो एस पेज इसमें उपस्थित रहती है। अब देखो जब अपन ने विभाजन किया था, इसमें एक कोशिका थी, इसमें दो कोशिका थी, इसमें चार कोशिका थी और इसमें आठ कोशिका है। तो नंबर ऑफ कोशिका तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन देखो जो साइज है वो ऐसी की ऐसी रहती है। तो जो भ्रूण की जो साइज है वो ऐसी की ऐसी रहेगी, लेकिन नंबर ऑफ कोशिका बढ़ते जाएंगे। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो ये दोनों कोशिकाएं थी, गौर से देखना। कैसे देखोगे? गौर से, कि यहाँ पे जो दोनों कोशिकाएं थी और यहाँ पे जो चार कोशिकाएं हैं, क्या इसमें कोशिकाओं की साइज में यहाँ पे और वहां पे कुछ फर्क लग रहा है कि तुम्हें? लगना चाहिए। यहाँ पे कोशिकाओं की जो साइज थी वो ज्यादा थी, उधर कम हो गई है। ऑब्वियस सी बात है ना, अपने पास में जगह तो उतनी ही है और उसमें अपन को नंबर बढ़ाना, तो इनको छोटी छोटी साइज में करना पड़ेगा। अरे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ठीक है। तो देखो विदलन की अवस्था में क्या क्या चीजें चेंजेस होती हैं और क्या क्या नहीं होती हैं। विदलन के दौरान पहली बात करते हैं अपन भ्रूण की साइज। भ्रूण को बोला जाता है क्या? एम्ब्रियो। पता उसकी साइज में कोई फर्क पड़ेगा, कम या ज्यादा, या फिर नो चेंज? नो चेंज। अब बात करते हैं कोरक खंड की, ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर की पहले आपको बतानी है संख्या। संख्या बढ़ती जा रही है ना, एक से दो हुआ, दो से चार, चार से 16, 32, ऐसे चलता जाएगा। ये तो इंक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं ब्लास्टोमियर की साइज। ये क्या हो रही है? कम हो रही है। अरे हो रही है कि नहीं हो रही है? अब बात करते हैं डीएनए। डीएनए का अमाउंट।
बताओ बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा ना, क्योंकि एस फेज उपस्थित है, एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, तो ये बढ़ जाएगा। अब बताओ नया साइटोप्लाज्म, नया साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ेगा, घटेगा या फिर नो चेंज? नो चेंज। कैसे देखो? भाई मान के चलो आपके पास में एक पानी की बोतल है, ठीक है, अब पानी की बोतल है, उसमें आप कंचे डालते जा रहे हो, है ना, अब कंचे कितने भी डालो आप, चाहे 2 रहेंगे तभी भी तो उतना ही पानी रहेगा, चाहे 10 डालेंगे तो भी तो उतना ही पानी रहेगा, चाहे 100 डाल देंगे। अब अगर आपको देखो बड़े बड़े डाल रहे हो तो आप 2 डाल पाओगे, और छोटे छोटे करते जा रहे हो तो ऐसी संख्या बढ़ती जाएगी। तो जब अपन ने इसको किया है तो देखो मैंने क्या बोला, इसकी साइज तो एक ही है ना, मैंने क्या बताया है, नंबर ऑफ कोशिका बढ़ा दी है, लेकिन पूरा का पूरा जो साइटोप्लाज्म है वो तो उतना ही रहेगा। साइटोप्लाज्म भाई विभाजित हो जाएगा लेकिन रहेगा तो उतना ही ना, अरे विभाजित हो जाएगा लेकिन रहेगा तो उतना ही ना। तो नया साइटोप्लाज्म बनाया क्या मैंने? नहीं है, जितना था उतना का उतना ही है। हाँ ये बोल सकते हैं कि वो क्या हो गया है, विभाजित हो गया है। तो मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि विभाजित हुआ है कि नहीं हुआ है, मैंने क्या पूछा है कि बताओ नया साइटोप्लाज्म बन रहा है कि नहीं बन रहा? नहीं बनेगा। ये बातें आपको याद रखनी है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, वो आपको पता लग जाएगा। ये हो जाता है विदलन। अब विदलन के फलस्वरूप अपन ने जो स्ट्रक्चर बनाई है, पहले जाइगोट था ना, जाइगोट में जब अपन ने विभाजन किया तो क्या बन गया है भाई, एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको बोला जाता है मोरूला। क्या बोलेंगे भाई? मोरूला। मोरूला होता क्या है देखो, ये होता है 8 से 16 कोरक खंड वाली अवस्था, ठीक है, मोरूला को बोला जाता है तूतक। ऊतक नहीं तूतक, बोल दिया। अब मोरूला के बाद में जो संरचना बनेगी उसको बोला जाएगा ब्लास्टोसिस्ट। प्रावस्था का नाम ब्लास्टुला होता है, लेकिन मानव के केस में ब्लास्टुला को क्या बोला जाएगा? ब्लास्टोसिस्ट बोला जाएगा। अब एक बात बताओ, इस ब्लास्टोसिस्ट में क्या कोरक खंड नहीं मिलेंगे क्या? अरे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। तो देखो, देख रहे हो ना तुम। अब होता क्या है, इस ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में जो कोरक खंड होते हैं ना वो दो तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं। एक तो इसकी पूरी आउटर लेयर पे, बाउंड्री पे, तो ये जो कोरक खंड होते हैं इस ब्लास्टोसिस्ट की तरह पे दो तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं। एक तो आउटर लेयर बना देते हैं, इस आउटर लेयर का नाम होता है ट्रोफोब्लास्ट। क्या होता है भाई? ट्रोफोब्लास्ट, जिसको बोला जाता है पोष कोरक। और कुछ कोरक खंड इस पोष कोरक से अटैच होते हैं और क्या बना लेते हैं? कोशिकाओं का एक समूह बना लेते हैं। इस समूह को बोल दिया जाता है इनर सेल मास, ICM। मास का मतलब होता है क्या? ग्रुप। ग्रुप मतलब या फिर गुच्छा, किसका? कोशिकाओं का। कहां पे बन रहा? बाहर के अंदर? अंदर तो इनर सेल मास बोल दिया है। अरे बोल दिया है क्या? अब आपको बीच में ये जगह दिख रही है खाली खाली, इसको भर दे क्या? इस खाली जगह का नाम होता है ब्लास्टोसील। सील का मतलब कैविटी, और किसकी कैविटी? ब्लास्टोसिस्ट की कैविटी, तो इज नोन एज ब्लास्टोसील। समझ गए क्या बात को? अब आपको पता ही होगा, मैं तो क्या ही बताऊं कि अब इम्प्लांटेशन जो होने वाला है वो इसका ही तो होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? ब्लास्टोसिस्ट का ही तो होगा ना, तो करवा दें इम्प्लांटेशन, करवा देते हैं। अब होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको मैं बता देता हूं कि जो ICM होता है ना, इसके पास में मैंने क्या बोला था, ये इनर सेल मास है, मतलब कोशिकाओं को क्या है, गुच्छा है। और इसके पास में जो कोशिकाएं होती है ना वो कैसी होती हैं? स्टेम सेल होती है। कैसी होती हैं? स्टेम सेल, स्तंभ कोशिकाएं होती हैं। और आपकी बॉडी में कहीं पे भी जो स्तंभ कोशिकाएं होती है ना, स्टेम सेल होती हैं, उनकी एक खास बात होती है कि उनके पास में ऐसी क्षमता पाई जाती है कि वो किसी भी ऊतक या किसी भी अंग का निर्माण कर सकते हैं।
अब बताओ अपन को आगे करवाना क्या है, इम्प्लांटेशन करवाना है। इम्प्लांटेशन में क्या, भ्रूण का परिवर्तन करवाना है, और भ्रूण का परिवर्तन में क्या, भ्रूण के ऊतक भी तो बनवाने पड़ेंगे, भ्रूण के अंग भी तो बनवाने पड़ेंगे, तो वो कौन बनवाएगा, ये इनर सेल मास बनवाता है। तो जो स्टेम सेल होती है इनके पास में किसी भी ऊतक व अंग का निर्माण करने की क्या पाई जाती है भाई, क्षमता पाई जाती है। अगर मैं आपसे पूछ लूं क्या कि स्ट्रोफोब्लास्ट में से और आईसीएम में से भ्रूण का निर्माण कौन करेगा, बोलो बोलो, आईसीएम करेगा। तो मैं यहाँ पे बोल दूं, भ्रूण का निर्माण होता है किससे, आईसीएम से। अब आप बोलोगे कि भ्रूण बना दिया तो स्ट्रोफोब्लास्ट को काहे बनाया है, ट्रोपोब्लास्ट का काम क्या होता है, अभी मैंने किसी को इसको अंतररोपण तो करवाया ही नहीं है। अंतररोपण करवाऊंगा तो कोई सी अटैच तो होगी ना उससे परत, तो वो कौन सी परत होती है, ट्रोपोब्लास्ट परत होती है। कौन सी होती है, ट्रोपोब्लास्ट। तो देखो इसका काम क्या हो गया है, भ्रूण का निर्माण करने का। और जो ट्रोपोब्लास्ट है इसका काम क्या होता है, अंत स्तर से अटैच हो जाता है, और अटैच हो जाएगा तो ही तो अपन क्या बोल देते हैं उसको, इम्प्लांटेशन हो चुका है। यही तो होता है, अरे यही होता है ना। अब देखो ये जो अपन ने पूरी की पूरी कहानी पढ़ी है, कहां से लेकर के, रिसेशन से लेकर के कहां तक, इम्प्लांटेशन तक। इसको अपन अब किससे समझेंगे, डायग्राम से समझेंगे। क्या आप तैयार हो, होना ही पड़ेगा है ना। डायग्राम, ये मैं बना रहा हूं भाई फैलोपियन ट्यूब। ये इधर भी बना दूं क्या, बनानी ही पड़ेगी, दो होती है ना। देखो देखो इधर, ये क्या हो गया, समझ तो गएंगे कहां पे क्या बना दिया मैंने, समझना ही पड़ेगा। आगे बात करते हैं, इधर देखो काम की बात मैं बता देता हूं आपको। इधर पाया जाता है अंडाशय, कौन पाया जाता है, अंडाशय। और इस अंडाशय के अंदर, किसके अंदर दोस्तों, इस अंडाशय के अंदर क्या हो रहा है, इस अंडाशय के अंदर स्ट्रोमा पार्ट पाया जाता है। स्ट्रोमा को भी हमने दो भागों में विभाजित किया था, कॉर्टेक्स और मेडुला। और कॉर्टेक्स के अंदर क्या बना रहा हूं मैं, पुटिकाएं। पहले कौन सी बनती है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, फिर कौन सी बन जाती है, प्राथमिक, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक, और फिर ग्राफिन पुटिका। और ग्राफिन पुटिका फिर क्या हो जाती है, वो हो जाती है रप्चर। क्या हो गई है, रप्चर। अरे हो गई है कि रप्चर, और रिलीज हो गया है क्या। अब ये सेकेंडरी साइड जाएगा इधर, अरे चला गया है क्या, ये देखो मैंने क्या बना दिया है, सेकेंडरी साइड बना दिया, बना दिया सेकेंडरी साइड, अरे बना दिया है क्या। अभी बताओ निषेचन में यहीं पे करवा दूं क्या, नहीं, ये जाएगा इधर, ये सेकेंडरी साइट है। और इधर से कौन आ रहा होगा, दौड़ता दौड़ता स्पर्म आ रहा होगा, आया क्या, ये आया स्पर्म, और क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया। ये जाइगोट बन गया, जाइगोट से यहाँ पे क्या बन जाएगी, दो कोशिकाओं वाली अवस्था, दो से फिर चार, चार से आठ,
बना दिया क्या? बना दिया। अब 8 से 16 वाली जो बात है ये तो मोरूला हो गया है। मोरूला के बाद में कौन सा बन जाएगा? ब्लास्टोसिस्ट। ये देखो ब्लास्टोसिस्ट बना दिया मैंने, बना दिया ब्लास्टोसिस्ट। ये इधर आया, अभी अभी मैंने अटैचमेंट नहीं करवाया है, अभी और नीचे आएगा। ये ब्लास्टोसिस्ट है। और ब्लास्टोसिस्ट में अब मेरे को वो जो कोरा खंड है वो व्यवस्थित करने पड़ेंगे, बाहर की लेयर में और अंदर की लेयर में। ये देखो व्यवस्थित कर दिया। कर दिया क्या? अब इसका हो जाएगा क्या? अंतररोपण। क्या हो जाएगा भाई? अंतररोपण। ये करवा दिया अपन ने। अब इसमें गौर से देख के बताना कि जो अंतररोपण हुआ है वो आईसीएम का हुआ है कि ट्रोफोब्लास्ट का हुआ है? आईसीएम का हुआ है कि ट्रोफोब्लास्ट का हुआ है? ट्रोफोब्लास्ट का हुआ है। आईसीएम तो भ्रूण बनवाएगा ना दोस्तों। अरे करवाएगा कि नहीं करवाएगा? अगर मैं इनके नाम लिख दूं एबीसीडी से तो तुम पहचान लोगे ए क्या है बी क्या है? बताओ ए क्या है? बताओ बी क्या है? बताओ ये क्या है? ये क्या है? 4 वाला तो कुछ नहीं बनेगा, 8 वाले को क्या बोल देंगे? ये क्या है? ब्लास्टोसिस्ट। ये भी क्या है? ब्लास्टोसिस्ट। और जे क्या करवा दिया? अंतरोपण करवा दिया। करवा दिया अंतरोपण। अब अंतरोपण के बाद की कहानी पढ़ते हैं। अब अंतरोपण तो हो गया है। अब होगा क्या कि ये जो ट्रोपोब्लास्ट की जो लेयर है ना, कौन सी लेयर है? ट्रोपोब्लास्ट की लेयर है। ये इस गर्भाशय के अंदर और धंसती चली जाएगी, और धंसती चली जाएगी, और एक टाइम आएगा कि जो यूट्रस की जो कोशिका है ना उसको ये कवर कर लेगी। यूट्रस की जो कोशिका है इसको, किसको? ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती है। क्या कर लेती है? कवर कर लेती है। घेर लेती है, कवर कर लेती है। ठीक है। तो अब अंतरोपण तो करवा दिया ना, अब कहानी किसकी? अंतरोपण के बाद की है। किसके बाद में? अंतरोपण के बाद में। देखो भाई क्या हो रहा है। अंतरोपण के बाद। किसके बाद? अंतरोपण के बाद। किससे? ट्रोफोब्लास्ट से। किससे? ट्रोफोब्लास्ट से कुछ उंगली नुमा प्रवर्ध निकलते हैं। क्या निकलते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। निकलते हैं जिन्हें कोरियोनिक विलाई कहा जाता है। अब देखो इनका काम क्या है भाई। इधर देखो, मैंने वो अंत स्तर जो बनाया था गर्भाशय का वो तुम्हें पता है? वो कुछ मैंने ऐसे ऐसे बनाया था देखो। ठीक है। अरे ऐसे ऐसे बनाया था। इसका मतलब मैं इसको ऐसे मान सकता हूँ कि ये फिंगर लेग, इसमें भी ऐसे थे गड्ढे थे बलन से। और इधर से ट्रोफोब्लास्ट इसके साथ में अटैच होगा, उसमें भी क्या बना दिए मैंने? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना दिए हैं। तो इसके वलन से क्या मिल जाएंगे? इंटरडिजिटेट हो जाएंगे। अब बताओ, एक तो होता है ऐसे जंक्शन और एक होता है ऐसे जंक्शन। जब ये अंदर एक दूसरे के साथ में टाइट जंक्शन बना लेंगे तो बताओ उनकी जो पकड़ है वो मजबूत होगी कि ऐसे ही नॉर्मली रहेगी? मजबूत रहेगी। और आप में बताओ अंतरोपण अपन करवाना चाह रहे हैं तो वो जो पकड़ है इसकी, जो अटैचमेंट है इनका मजबूत होना चाहिए कि ऐसे ढीला ढाला होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। तो इसमें कोरियोनिक विलाई है ना, ये किसमें धस जाते हैं? हमें ये यूट्रस के अंत स्तर के साथ मजबूती से अटैच हो जाते हैं। ठीक है। ये किसका हो गया है? एंडोमेट्रियम का हो गया है। और इसमें कौन फंस जाते हैं? ये अंगुलियों प्रवर्ध, जिनको अपन ने क्या बोला है? कोरियोनिक विलाई बोला जाता है। विलाई का मतलब ही क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, नाम सुना होगा ना।
अंकुर सूक्ष्म अंकुर, विलाई माइक्रो विलाई। अरे सुना तो होगा। ठीक है, तो अब ये तो हो गया, अपन ने किसका बता दिया है कि ट्रोफोब्लास्ट का क्या हो रहा है। अब उसके बाद कर लेते हैं आईसीएम की। किसके बाद में भाई? अंतरूपण के बाद में आईसीएम, तीन जनन स्तर में विभेदित हो जाता है। तीन जनन स्तरों के नाम पता है किसी को? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। कौन कौन से हैं भाई? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, और क्या किसी को पता है कि इसमें सबसे पहले कौन सी लेयर बनेगी? हैं? सभी लोग इधर ध्यान देंगे कि सबसे पहले इन तीनों में से कौन सी लेयर बनती है? एक्टोडर्म। दूसरी लेयर कौन सी बनती है? और तीसरी लेयर कौन सी बनती है? मेसोडर्म बनती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इनका बताओ, क्रम बता दो, तो बता पाओगे क्या? सबसे पहले एक्टोडर्म, उसके बाद में एंडोडर्म, सबसे लास्ट में मेसोडर्म। अरे बोल रहे हो क्या? आपको कंफ्यूज ऐसे नहीं हो रहा है कि सर एक्टो, मीजो और एंडो? होता क्या है, इन दोनों के बीच में तीसरी बनती है। पहले ये बनेगी ऊपर ऊपर, फिर वो बनेगी सबसे नीचे, ये दोनों के बीच में आ जाएगी। ये क्रम होता है। पहले आया करता था ये क्वेश्चन कि क्रम बता दो, और तुम्हें तो पता ही है किस्मत कभी भी बदल जाती है, और हर चीज हर किसी के साथ में कैसी भी घटनाएं घट सकती है, तो क्रम भी आपको याद कर लो। ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन कैसा भी आए आप हिलोगे क्या? नहीं। तो ये क्या बना दिए? तीन लेयर बना दिया। अब आपको थोड़ा सा अगर नॉलेज हो एनिमल किंगडम का, तो ये तीन जनन स्तर होते हैं, और इन्हीं तीनों जनन स्तरों से किसका निर्माण होता है? ऊतक का निर्माण होता है। उपकला ऊतक है, संयोजी ऊतक है, पेशीय ऊतक है, और तंत्रिका ऊतक। ऊतकों में आप पढ़ते हो कि इसकी उत्पत्ति कौन से जनन स्तर से हुई है। अरे स्तर बना दिए तो बताओ ऊतक बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? और ऊतक बना दिए तो बताओ ऑर्गन बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? अंग बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो देखो मैंने क्या बोला था आपको कि इस आईसीएम से क्या बनते हैं? किसी भी ऊतक या फिर किसी भी अंग का निर्माण किया जा सकता है। वो कैसे करेगा? पहले तीन जनन स्तर बनाए, फिर ऊतक बनाएगा, और ऊतकों से फिर अंगों का निर्माण कर देगा। और जब अंग बना दिए तो पूरा एक सिस्टम बन जाएगा ना। सिस्टम बोले तो ऑर्गन सिस्टम, अंग, तंत्र। और जब सिस्टम ही बना दिया तो पूरा का पूरा जीव भी तैयार नहीं हो जाएगा क्या? और जीव को ही तो अपन एम्ब्रियो बोलने लग जाते हैं फिर। अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते? कभी आपने नाम सुना है? एक होता है एम्ब्रियो, एक होता है फीटस, एक होता है इन्फेंट। सुना तो होगा। एक होता है एम्ब्रियो, एक होता है फीटस, एक होता है इन्फेंट, और एक होता है चाइल्ड, और एक होता है एडल्ट, और एक होता है बूढ़ा। तो एक क्रम बता सकते हो क्या? आप याद करो, भी बताना नहीं है। एक मिनट तक सोचो कि सबसे पहले एम्ब्रियो बनेगा, या फिर फीटस बनेगा, या फिर इन्फेंट बनेगा, या फिर चाइल्ड बनेगा, या फिर एडल्ट बनेगा, या फिर बूढ़ा बनेगा। हाँ, और याद रखो ये नीट में नहीं आएगा, जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो किसी को नहीं आता तो घबराने की बात नहीं है। तो ये देखो तीन जनन स्तर बन गए हैं। अब इन तीन जनन स्तरों से क्या बन जाएंगे बताओ? ऊतक बन जाएंगे। तो बना दूं ऊतक? अच्छा ये बताओ, ऊतक मैंने अभी चार नाम बताए थे, सबसे पहले कौन सा बनता होगा? उपकला ऊतक बनता है। ऊतक बना दिए, ऊतकों से फिर अंग बन जाएंगे, अंग से कौन सा अंग? तंत्र बन जाएगा, और पूरा का पूरा जीव, जिसको अपन क्या बोलते थे शुरू शुरू में। तो बताओ आईसीएम ने एम्ब्रियो बनाया या फिर नहीं बनाया? बना दिया। बना दिया है क्या भाई? बना दिया है। ये हो गया है क्या? इम्प्लांटेशन पूरा। इम्प्लांटेशन पूरा हो चुका है। अब प्रेगनेंसी भी शुरू हो गई है, सहगर्भता भी। अच्छा एक बात बताओ, निषेचन के कितने दिनों के बाद में इम्प्लांटेशन हो जाता है? 7 दिनों के बाद। किसके बाद में? 7 दिनों के बाद में। अगर निषेचन हो गया है और सहगर्भता हो गई है, तो बताइए कॉर्पस लुटियम ऐसी की ऐसी रहेगी कि डिजेनरेट हो जाएगी? ऐसी की ऐसी रहेगी। और ऐसी की ऐसी रहेगी, तो इसका मतलब वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती रहेगी कि नहीं करती रहेगी? करती रहेगी।
करती रहेगी। और प्रोजेस्टेरोन का काम क्या रहता है कि जो अंत स्तर बना है उसको ऐसे कैसे बनाए रखना, उसको स्रावी नेचर का बनाए रखना। स्रावी नेचर का बनाए रखने से मतलब उसके पास में मैंने ग्रंथियां बनाई थी, और ग्रंथियां क्या रिलीज करती है, म्यूकस। और म्यूकस कैसा होता है, चिप चिपा होता है। अब जो चीज चिप चिपा है तो उससे कोई चिपक सकता है क्या, कौन चिपक जाएगा, ट्रोफोब्लास्ट। चिपकना ज्यादा जरूरी है क्या, जरूरी है, क्योंकि चिपकेगा ही नहीं तो फिर इम्प्लांटेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो सहगर्भिता नहीं होगी, सहगर्भिता नहीं होगी तो बच्चे का जन्म नहीं होगा, बच्चे का जन्म नहीं होगा तो मानव जननी क्यों पढ़ रहे हैं फिर। चैप्टर का नाम ही क्या है, मानव जनन है, तो किसका जन्म करवाना है, एक मानव का जनन करवाना है। पता लगे कि चैप्टर पूरा पढ़ लिया और जनन ही नहीं करवा पा रहे, ये तो दिक्कत की बात हो जाएगी ना। तो क्या करवाना पड़ेगा, मानव का जनन करवाना पड़ेगा। तो देखो मैं करवा चुका है, बन गया है जीव। अब जो प्रेगनेंसी जो होती है ना उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि ठीक है अपन ने वो बनवा दिया है, तो इम्प्लांटेशन हो गया है। इसके बाद में एक संरचना का निर्माण होता है जिसको बोला जाता है प्लेसेंटा, अपरा। क्या बोला जाता है, अपरा। अपरा इज ए कनेक्शन बिटवीन मदर एंड द फीटस। सच्ची बोल रहा हूं क्या, देखो अपन ने पढ़ लिया था कि भ्रूण का परिवर्तन कैसे कैसे होता है। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, प्लेसेंटा के बारे में। किसी को नोट नहीं करना है, सबसे पहले ध्यान किस पे होना चाहिए आपका, समझने पे होना चाहिए। प्लेसेंटा को ही बोला जाता है अपरा। क्या बोला जाता है भाई, अपरा बोला जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो प्लेसेंटा ये होता क्या है। तो देखो जब अंतररोपण हो जाता है उसके बाद में, किसके बाद में, अंतररोपण के बाद में जो ट्रोफोब्लास्ट होती है, पोस्पोरक जो होता है, उससे कुछ अंगुलीनुमा प्रवर्ध निकलते हैं जिनको कोरियोनिक विलाई बोला जाता है। और ये कोरियोनिक विलाई किसके साथ में, गर्भाशय के अंतर जो अंत स्तर होता है एंडोमेट्रियम, उसके साथ में मजबूती से जुड़ जाते हैं, इंटरडिजिटेट हो जाते हैं। इंटरडिजिटेट, ये जो डिजिट्स होती हैं, ये जो होती है ना, इनको अंगुली को क्या बोला जाता है, डिजिट बोला जाता है। इनके बीच में फंस जाते हैं, इनको क्या बोल दिया जाता है, कनेक्शन जो बनता है इंटरडिजिटेशन बोल दिया जाता है। और ये दोनों चीजें मिलकर के संरचनात्मक व क्रियात्मक रूप से सम्मिलित होकर के किसका निर्माण कर लेती है, अपरा का निर्माण कर लेती है। किसका, अपरा का। तो जो प्लेसेंटा होती है, ध्यान से देखना भाई, इधर क्या है, मदर। मदर की अगर अपन बात करते हैं, यूट्रस की कौन सी वाली लेयर, एंडोमेट्रियम। कौन सी लेयर होती है, एंडोमेट्रियम। और इस एंडोमेट्रियम, किस पर, एंडोमेट्रियम पर, एक तो ये। और इधर अपन बात करते हैं किसकी, ट्रोफोब्लास्ट की। इस पर क्या निकल जाते हैं, कोरियोनिक विलाई। यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है वो और कोरियोनिक विलाई आपस में क्या हो जाते हैं, इंटर डिजिटेट। इंटर डिजिटेट, इधर भी फोल्डिंग, इधर भी फोल्डिंग, इधर भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इधर भी अंगुलीनुमा प्रवर्ध, आपस में क्या हो गए, इंटर डिजिटेट। समझ गए। और क्या बना लेते हैं, कैसे हुए हैं सम्मिलित, संरचनात्मक व क्रियात्मक। अरे कैसे कैसे, संरचनात्मक व क्रियात्मक रूप से सम्मिलित होकर क्या बना लेते हैं, अपरा। क्या बना लिया है, अपरा। बन गया है अपरा। अपरा जो है वो किसके किसके बीच का कनेक्शन होता है दोस्तों,
ये कनेक्शन होता है किसके बीच बीच का? मदर और एम्ब्रियो के बीच का। किस किस के बीच का होता है? माता और भ्रूण के बीच का होता है। अब आप पूछोगे कि सर कनेक्शन तो हो गया, अब इसका कुछ काम भी बता दो तो मजा ही आ जाए। तो तुम कहो तो बता दूं? बता दे। अपरा का जो काम होता है, बताओ ये जो भ्रूण है इसका जब विकास हो रहा होगा क्या इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी? इसका जब विकास हो रहा होगा इसको पोषक पदार्थों की जरूरत नहीं पड़ेगी? इसका जब विकास हो रहा होगा कुछ आवश्यक सामग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी? कौन पहुंचाएगा? अपरा पहुंचाएगी। जब ऑक्सीजन पहुंचाती तो आप तुम्हें तो पता ही होगा, क्या छुपाऊं तुमसे, कि जब ऑक्सीजन होती है सेल के पास में जाएगी उसको यूटिलाइज कर लेती है, CO2 H2 और ATP बना लेती है। तो CO2 तो क्या है? हानिकारक है। क्या उसको अपन भ्रूण के शरीर में पड़ा रहने दें? और जब भ्रूण कुछ खाएगा पचाएगा तो वेस्ट मटेरियल भी तो बनेगा, अपशिष्ट पदार्थ भी तो बनेंगे। क्या उसको अपन भ्रूण के शरीर में पड़ा रहने दें क्या? नहीं, उनको भ्रूण के शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। कौन निकालेगा? अपरा निकालेगी। तो अपरा का काम क्या क्या हो जाता है देखिए इधर, देख रहे हो ना तुम? देखो, भ्रूण को ऑक्सीजन कॉमा पोषक पदार्थ पहुंचाने तथा भ्रूण से CO2 है अवशिष्ट पदार्थों का, अरे बोलो ना क्या भाई, निष्कासन है। बोलते नहीं हो। और कोई भी काम होता है कि भाई अपरा का, इधर तो देखो क्या कर रहा हूं मैं। दूसरा काम, क्या काम? दूसरा काम, मदर और भ्रूण के बीच में जो अवरोध है, मदर और भ्रूण के बीच में जो अवरोध है वो कौन बनाता है? अपरा बनाती है। क्या बनाती है? अपरा बनाती है। ताकि क्या नहीं हो पाए, कुछ चीजें ऐसी भी तो हो सकती है जो मदर के पास में है लेकिन वो बच्चे के लिए हानिकारक हो। पता लगा ही अपरा ही नहीं है तो इधर उधर घूमते रहेंगे वो, और उसको नष्ट भी तो कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? पार्टीशन होना चाहिए ना, अवरोधक होना चाहिए। तो अवरोधक कौन बनाता है? ये अपरा बनाती है। तो माता और भ्रूण के बीच में, अच्छा ये जो अवरोध है ज्यादातर किस चीज को सेपरेट करेगा? रक्त को करेगा। किसको करेगा? रक्त को। रक्त अवरोधक का कार्य भी करती है। अरे करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। तो देखो हुआ क्या, ये तो पता ना तुम्हें ट्रोपोप्लास्ट क्या होता है भाई। अपन ने जो कोरक पुटी बनाई थी, कोरक पुटी के अंदर कोरक खंड पाए जाते हैं। कोरक खंड दो प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं, एक तो बाहर की तरफ, बाहर की तरफ वाले को तो हमने क्या बोल दिया था? ट्रोपोब्लास्ट पोस्टकोरक बोल दिया था। पर अंदर की साइड में ही उस पोस्टकोरक से अटैच करते हुए कोशिकाओं का गुच्छा बन जाता है, उस गुच्छे को अपन ने बोल दिया था इनर सेल मास, अंतर कोशिकीय समूह बोल दिया था। जो अंतर कोशिकीय समूह होता है उसके अंदर एक क्षमता होती है, कौन सी क्षमता? स्टेम सेल की। किसकी? स्टेम सेल की, स्तंभ कोशिकाओं की। इसकी वजह से वो किसी भी ऊतक या किसी भी अंग का निर्माण कर सकता है। और आगे चल करके क्या, चल करके आगे चल करके यही आईसीएम 3 जनन स्तर बना लेता है, पहला दूसरा और तीसरा। जो सबसे पहले बनता है वो होता है एक्टोडर्म, जो बाद में बनता है वो होता है एंडोडर्म, और सबसे लास्ट में बनने वाला मेसोडर्म बनता है। और ये जो 3 जनन स्तर है वो मिलकर के ऊतक बना लेंगे, ऊतक मिलकर के अंग बना लेंगे, अंग मिलकर के अंग तंत्र बना लेंगे, और अंग तंत्र मिलकर के पूरा का पूरा भ्रूण का निर्माण कर देता है। और यही तो क्या होता है, मानव का एक जनन हो जाता है। अरे हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो ये ट्रोपोप्लास्ट था, इसके ऊपर क्या बन जाते हैं? अंगुलीनुमा प्रवर्ध बन जाते हैं। इस अंगुलीनुमा प्रवर्ध को अपन ने बोल दिया था क्या? कोरियोनिक विलाई बोल दिया था।
क्या बोल दिया है, कोरियोनिक विलाई। और आपको पता ही होगा कि आईसीएम तो भ्रूण बना देगा, फिर बचा क्या, ट्रोफोब्लास्ट। ये किससे अटैच हो जाएगा, एंडोमेट्रियम के साथ में। और जब ये अटैच हो जाता है तो जो एक संरचना बन जाती है, दोनों को सम्मिलित रूप से कैसा सम्मिलित होता है, संरचनात्मक व क्रियात्मक। अब बताओ एक नई संरचना बनी या नहीं बनी, और वो संरचना जो बनी है वो कुछ काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कर रही है। तो संरचनात्मक व क्रियात्मक रूप से सम्मिलित होकर के क्या बना दिया है, एक बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर बना दी, जिसको अपन ने बोला है अपरा। क्या बोल दिया है, अपरा। और इंग्लिश में बोल दिया जाता है इसको प्लेसेंटा, विच इज ए कनेक्शन बिटवीन मदर एंड एम्ब्रियो। किस किस के बीच का कनेक्शन होता है, मदर और एम्ब्रियो के। और ये इसके कुछ क्या होते हैं, काम होते हैं। क्या होते हैं, काम होते हैं। देखो अपने काम का नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि मदर की जो ब्लड है, जैसे कि मदर को है क्या है, एचआईवी पॉजिटिव है, या फिर कोई भी उसमें क्या है, वायरस है। और कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो इस प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकते हैं। तो कभी नाम सुना होगा आपने, जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे होंगे, भाई अपन ने बोल दिया था कि ये क्या, रक्त का अवरोधक करती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इसको भी क्या कर जाती हैं, पार कर जाती हैं। इसकी वजह से बच्चों में क्या हो जाते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो बताइए, ये जो प्लेसेंटा होता है इसमें रक्त होता है, तो इसका प्लेसेंटा में जो रक्त की जो सप्लाई होगी, वो क्या पूरा का पूरा जो रक्त है वो माता का रक्त होगा, या फिर भ्रूण का रक्त होगा, या फिर दोनों का 50-50% होगा। दोनों का 50-50% होता है। तो अगर बात कर रहे हैं तो 50% तो किसका, माता का, 50% किसका, भ्रूण का। क्या, रक्त। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए प्लेसेंटा में जो रक्त है, या फिर प्लेसेंटा के थ्रू जो रक्त है वो केवल, या फिर प्लेसेंटा कौन से वाले रक्त से बनी हुई है, तो 50% माता के रक्त से और 50%। अरे एक बात बताओ, अगर मैं पार्टीशन बनाऊंगा, इसके एक साइड में क्या है, माता है, इसके दूसरे साइड में कौन सा रक्त है, भ्रूण का है, तो दोनों के बीच में तो दोनों का ही आएगा ना। अरे आएगा कि नहीं आएगा, अरे बोलते नहीं हो तुम तो। अरे आएगा ना, ठीक है। फिर एक आपने नाम सुना है, नाभि रज्जु, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो माता और भ्रूण के बीच का कनेक्शन तो प्लेसेंटा है, फिर वो किसके किसके बीच का कनेक्शन है, एक कॉमन सेंस की बात तो आपको पता ही होगा, अपनी जो नाभि होती है वो अम्बिलिकल कॉर्ड का ही तो पार्ट है, इसका मतलब भ्रूण को तो वो कनेक्ट करेगा ही करेगा। अब बात करते हैं, क्या वो माता को भी कनेक्ट करेगा, क्या नहीं करता है, वो प्लेसेंटा को कनेक्ट करता है। तो प्लेसेंटा तो कनेक्शन किस किस के बीच का है, माता और भ्रूण का। लेकिन जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो कनेक्शन किस किस का है, प्लेसेंटा और भ्रूण का है। तो तुम कहो तो बोल दो यहाँ पे, अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको हिंदी में बोल दिया जाता है नाभि रज्जु। क्या सबके नाभि पाई जाती है, तो इसका मतलब सभी कभी ना कभी तो एम्ब्रियो रहे होंगे, और एम्ब्रियो रहे होंगे तो नाभि रज्जु कनेक्टेड रहा होगा, और नाभि रज्जु कनेक्टेड रहा होगा तो आपको पता है प्लेसेंटा भी रही होगी। अब प्लेसेंटा रही है तो इसका मतलब माता भी रही होगी, और माता भी रही है तो माता का ब्लड भी रहा होगा, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुई होगी। और वही तो प्रोसेस होता है एक मानव को जन्म करने का। चैप्टर का नाम क्या है, मानव जन्म। कर रहे हैं नहीं कर रहे, करेंगे। तो ये जो नाभि रज्जु होता है, इट इज ए कनेक्शन बिटवीन, ऐसे बीडब्ल्यू का मतलब होता है बिटवीन, के मध्य में। किस किस के बीच में भाई, प्लेसेंटा और एम्ब्रियो के बीच में। प्लेसेंटा और एम्ब्रियो के बीच में होता है ये। अब मैं आपसे पूछ लूं क्या, कि बताओ, जैसे आपने आंसर दिया था जो कि एकदम 100% सही आंसर था, कि जो प्लेसेंटा होता है उसमें माता का भी ब्लड होता है और बच्चे का भी ब्लड होता है, इसका मतलब 50-50% हो गया है। अब मैं आपसे पूछ लूं, बताओ अम्बिलिकल कॉर्ड में जो ब्लड होगा वो माता का होगा कि भ्रूण का होगा कि दोनों का होगा कि किसी का भी नहीं होगा। आप इसे पूछ लूं, जो नाभि रज्जु होता है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, इसमें जो ब्लड की जो सप्लाई होगी वो माता की होगी कि भ्रूण की होगी कि दोनों की होगी, किसी की भी नहीं होगी। सोच के देखो, वैसे सोच के देखो, मैंने सोचवाया था ना तुमसे कि ये जो प्लेसेंटा है, इधर क्या है, माता का रक्त है, इधर क्या है, भ्रूण का रक्त है, तो दोनों के बीच में तो दोनों का आएगा ही नहीं आएगा। लेकिन नाभि रज्जु तो भाई है ही भ्रूण का ही ना, बस। प्लेसेंटा और
भ्रूण को कनेक्ट कर रहा है, तो प्लेसेंटा और भ्रूण को कनेक्ट कर रहा है, प्लेसेंटा और भ्रूण को कनेक्ट कर रहा है, उधर तो इसका कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, और जब कांटेक्ट नहीं है तो किसमें ब्लड मिलेगा इसका, ओनली 100%। किधर गया ये रहा, 100% कौन सा, फीटल ब्लड होता है दोस्तों। ये बातें पता है, बताने की नहीं होती है, कॉमन सेंस की होती है, लेकिन मैं फिर भी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि तुम भूल जाओ। ये तुम्हें पता है कि भाई कनेक्शन किस किस के बीच में, प्लेसेंटा और एम्ब्रियो के बीच में ही है, और प्लेसेंटा के इधर है ना माता के ब्लड, तो जब उस तक कोई जा ही नहीं रहा तो कैसे सप्लाई हो जाएगी भाई। अरे समझे क्या, नहीं समझे। अब एक बात बताओ, जैसे कि मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, इस रूम और उस रूम के बीच में ये पार्टीशन क्या है, प्लेसेंटा है, क्या है, प्लेसेंटा है। अगर मैं इस दीवार को हटाऊंगा तब मैं बोलूंगा ना कि भाई दोनों रूम को मैं ही पढ़ा रहा हूँ, उधर क्या है मदर है, उधर वाले क्या है भ्रूण है। अब मैं इधर हूं तो बताओ किसका कनेक्शन हो गया है, भ्रूण का ही तो हुआ। तो वैसे क्या है अम्बिलिकल कॉर्ड, समझे कि नहीं समझे, समझना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन भी नहीं है आगे। ये अम्बिलिकल कॉर्ड समझ में आ गया। अब देखो जैसे जैसे इसका भ्रूण का परिवर्धन होता जाता है ना, क्या होता जाता है, भ्रूण का परिवर्तन होता जाता है, इसमें कुछ नई नई संरचनाएं बनती जाती है। जैसे कि अगर आपने कभी नाम सुना हो कोरियोन का, एक संरचना बनती है जिसको क्या बोला जाता है, कोरियोन। एक होता है एमनियोन, क्या होता है, एमनियोन। एक होता है योग सैक, क्या होता है, योग सैक। और एक होता है एलेंटॉइस, क्या होता है, एलेंटॉइस। सुना है क्या, सुना है, सुना सुना है कि सुना सुना है, कोई बात नहीं है, मैं सुना देता हूं तुम्हें। अपरा बनती कब है, ये जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके तीसरे महीने में बन जाती है, तब तक। हाँ वेरी गुड क्वेश्चन कि सर तब तक इसका काम कौन करेगा, उससे पहले एक संरचना बना तो दी थी कॉर्पस लूटियम, जब तक अपरा वो नहीं बनती उसके काम कौन कर लेता है, कॉर्पस लूटियम कर लेता है। मैंने बताया था ना कि ये बनी रहती है, अगर निषेचन हो गया तो क्यों बना के रखना है उसको, कि प्लेसेंटा तो बनी नहीं है तो तब तो कोई काम करे ना भाई। अरे नहीं समझे क्या, जब तक छोटा बेटा बड़ा नहीं हो जाता है सारे काम कौन कर लेता है, बड़ा ही कर लेता है, लेकिन जब छोटा बेटा समझदार हो जाता है तो उसके काम खुद कर सकता है क्या, वो कर सकता है ना। कि जैसे कि आधार कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड बनवाने जाना है, उसको पता नहीं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, फॉर्म भरने का रहता है। बच्चे जो रहते हैं तो फॉर्म भरता है तो बड़े भाई बहन करते हैं या फिर माता पिता करते हैं या फिर बाहर से करवा लेते हैं, लेकिन जब आप समझदार हो जाएगा आप खुद ही बनने लग जाओगे। वैसे क्या है कि जब तक प्लेसेंटा नहीं बनी है वो काम कौन करेगा, उसके वाले कॉर्पस लूटियम करेगी। क्या ऐसा थोड़ी ना होता है कि जब बड़ा जो छोटा बेटा है वो समझदार हो गया तो बड़ा बेटे का मर जाता है कि तेरा कोई काम नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, वो भी रहता है और छोटा भी रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लेसेंटा बन गए तो कॉर्पस लूटियम खत्म, नहीं, वो भी रहेगी। तू अपना काम कर, अपना अपना काम करेंगे, लेकिन ज्यादा लोड नहीं आता आपको कॉर्पस लूटियम पे। भाई बड़े भाई पे काम नहीं आएगा ज्यादा क्योंकि छोटे वाला भी समझदार हो गया। समझ गए कि नहीं बात को, ठीक है। यस, बनी रहती है कब तक, पार्चुरेशन तक, प्रसव प्रक्रिया तक, डिलीवरी तक। फंक्शन तो प्लेसेंटा करेगी ना, बनी रहेगी। आगे देखो ये क्या बना रहा हूं मैं, इसको मानना है आपको भ्रूण। अब मैं किसी का चित्र बना दूंगा, कोई बुरा मान जाए कि मेरा कैसे बना दिया, तो अपन ऐसे नॉर्मल बना देते हैं जिससे कि किसी को बुरा ना लगे कि सर मैं तो अभी मैं बड़ा हो गया भ्रूण क्यों बना दिया मैंने, ठीक है। तो अपन ने ये भ्रूण बना दिया है, ठीक है। अरे अरे बस हंस रहे हो भ्रूण को देख के, ये गर्भाशय की एंडोमेट्रियम है। अब देखो होगा क्या, ये अपन ने एंडोमेट्रियम बना दी, ठीक है। इधर इसमें अपन ने क्या ये फोल्डिंग बना दी है, ये है कोरियोनिक विलाई। क्या है भाई ये, कोरियोनिक विलाई।
अब कोरियोनिक विलाई को जो बनाता है वो कौन है? ट्रोफोब्लास्ट की तो लेयर है, उसी से तो बनती है ना। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट की लेयर जब कोरियोनिक विलाई बना लेती है तब अपन इसको क्या बोल देते हैं? कोरियोन। क्या बोल देंगे दोस्तों? कोरियोन बोल देंगे। क्या बोल दिया है? कोरियोन। अब एक और लेयर बन जाती है इसी के अंदर, इस लेयर का नाम होता है एमनियोन। और इस एमनियोन के साथ में देखो ये क्या बनी हुई? कैविटी बनी हुई है ना। क्या बनी हुई है? कैविटी। और कैविटी खाली है कि भरी है? देखो अपन ने जितनी भी कैविटी बनी है खाली किसी को भी नहीं रखा भाई। वेजाइनल कैविटी थी, वेजाइनल फ्लूइड भरा था। मैंने बोला ही नहीं कि वेजाइनल कैविटी कहाँ थी, ऐसे गुस्सा क्या हो जाते हो? मैंने बोला था कि वेजाइनल कैविटी थी, उसमें वेजाइनल फ्लूइड भरा था। ये बोल रही है कि वेजाइना में कहाँ थी, तो मैंने बोला ही नहीं कि वेजाइना में थी। अरे टेस्ट इसमें ही पाई जाती है। इधर देखो, अब ये जो कैविटी है इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है किसकी कैविटी है? ये एमनियोन की कैविटी है। तो कौन सा फ्लूइड आ जाएगा? इसका नाम एमनियोटिक फ्लूइड। अरे जूलॉजी इतनी टफ भी नहीं है जितना अपन बना देते हैं। जूलॉजी में कुछ भी नहीं करना होता है, बस शब्दों को तोड़ो वापिस से जोड़ो, खुद बोलेगा चिल्ला चिल्ला के कि मेरा मतलब ये है। अरे जो फ्लूइड भरा है वो किसमें भरा है? एमनियोन में भरा है ना, उसकी कैविटी में भरा है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ वेजाइना में जो फ्लूइड रहता है उसका नाम क्या है? झूठ बोल रहे हो, वेजाइना में फ्लूइड होता ही नहीं। वेजाइनल फ्लूइड नहीं, मैंने ये बोला था कि जो वेजाइनल कैविटी है। कोई बात नहीं, घर पे जाके रिकॉर्डिंग है, एक बार देखना। ठीक है, तो जो प्लूरल कैविटी का नाम सुना है? प्लूरा, जो लंग्स की दीवारें होती है उनके बीच में जो स्पेस होता है उसमें कौन सा फ्लूइड रहता है? प्लूरल फ्लूइड रहता है। जो कार्डिया होता है अपना, जो हार्ट होता है उसमें भी पाई जाती है पेरिकार्डियल कैविटी, उसमें क्या रहता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड रहता है। तो हर कैविटी में उसके नाम के अकॉर्डिंग है। तो देखो एक तो हो गया क्या? कोरियोन। एक हो गया कौन सा? एमनियोन। अभी दो बातें और बतानी है आपको। एक होता है क्या? एलेंटोइस, और एक होता है योक सैक। एनसीईआरटी होगी सबके पास में। एक डायग्राम दे रखा है देखो, उसमें एक ऐसी संरचना दे रखी है देखो, है ना, और उसी के बगल में देखो एक और संरचना है ऐसी की ऐसी। मिल गई क्या? बताओ क्या क्या नाम है? एक का एलेंटोइस और एक का, उसमें पता है एक का ही नाम लिख रखा है, उसमें एक का ही नाम लिख रखा है। और किसका नाम लिख रखा है? वो योक सैक का। और दूसरी वाली कौन सी है? एलेंटोइस है। अब इधर देखो एक और नाम, भाई प्लेसेंटा तो ये हो गई है, दोनों के बीच का कनेक्शन है ना। अब प्लेसेंटा देखो, प्लेसेंटा किस किस को कनेक्ट कर रहा है? इधर तो ये कौन है? माता के वो एंडोमेट्रियम है। और इधर कौन है? ये कोरियन। कोरियन किसका है? भ्रूण का है। फिर मैंने एक और नाम बताया था, नाभि रज्जु। नाभि रज्जु किसको किससे कनेक्ट करेगा? तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोल दिया जाता है नाभि रज्जु। अब देखो इधर क्या एक और संरचना मिलेगी आपको इधर, ये होता है म्यूकस प्लग। क्या होगा? होता है ये म्यूकस प्लग होता है। तो देखो अपन ने भ्रूण का जब परिवर्तन होता है तो चार संरचनाएं बनती हैं। कौन सी? कोरियोन, एमनियोन, योगसैक और एलेंटोइस। अब मैं आपसे अगर पूछूं, देखो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है लेकिन ये डायग्राम तो है ना, तो अगर मैं आपसे पूछूं और अपन से क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ कोरियन का काम क्या है, तो डायग्राम को देख के बताओ, आप आंसर कर पाओगे आराम से कि कोरियन का फंक्शन क्या है। थोड़ा सा दिमाग तो लगाना है।
भाई ज्यादा तुम्हारे पास में है भी नहीं, मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा, तो जो है उस तारा लगा दो, देखो कि कोरियन क्या बना रहा है। अरे ये देखो ये वाली कोरियन है, ये देखो उधर जाके क्या बना ली, कोरियोनिक विलाई बना ली, और कोरियोनिक विलाई क्या दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं, प्लेसेंटा बना लेते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो कोरियन है वो प्लेसेंटा के निर्माण में सहायक होता है। अरे बोल दूं क्या, तो पहले इसको मैं बोल के लिख ही देता हूँ। अब तुम बोलोगे सर एनसीईआरटी में तो है ही नहीं है यार, एनसीईआरटी में तो डायग्राम है ना भाई, तो डायग्राम से आपसे पूछा तो जा सकता है ना भाई। तो देखो अगर मैं बोलूं यहाँ पे क्या है, ये कोरियन है, तो कोरियन का काम बोलो, काम प्लेसेंटा निर्माण में सहायक। अब दूसरा काम ढूंढो उसका, एमनियोन का। नहीं बता पाओगे तुम, पर फिर भी ढूंढने की कोशिश तो करो। कभी ना कभी आपने एक नाम तो सुना ही होगा, एमनियोसेंटेसिस। क्या होता है, उल विभेदन जिसको बोला जाता है, क्या करते हैं भाई इसमें, एमनियोसेंटेसिस इंग्लिश में और उल विभेदन हिंदी में। जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है, जब विकासीय परिवर्तन हो रहा होता है, तो डॉक्टर एक प्रोसेस करते हैं, कब, जब पहली सोनोग्राफी हो जाती है उस टाइम पे, मतलब 3 सोनोग्राफी होती है पूरे जीवन उसमें, प्रेगनेंसी में हर 3 महीने में, हर 3 महीने में एक बार सोनोग्राफी की जाती है, तब ये उल विभेदन किया जाता है। उल विभेदन करने का जो मकसद है वो इसलिए किया जाता है कि इस भ्रूण में कोई जेनेटिक असामान्यताएं तो नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। मान के चलो, क्या करके चलना है, मान के चलो कि इस बच्चे का परिवर्तन हो गया और बच्चे के हाथ पैर ही नहीं आए, ऐसा हो सकता है क्या, हो सकता है। तो बताओ अगर ये जीवन में आता भी है, इसका जन्म हो भी जाता है, तो बताओ इसके बिना हाथ पैर के इसका कोई जीवन माना जाएगा क्या। जब अपने पास में अपन को पता है कि भाई जो बच्चा है, जो भ्रूण है, उसमें क्या है, जेनेटिक असामान्यता है जो इसको, इसके जीवन को क्या कर सकती है, कठिन बना सकती है, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, अबॉर्ट करवा सकते हैं। अबॉर्ट, एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्शन जिसको बोल दिया जाता है। हाँ अबॉर्ट करना ही बोलते हैं उसको, है ना। अब होगा क्या कि इसको पता कैसे लगाएं सर, इंजेक्शन लिया जाता है, ये ले लिया इंजेक्शन। अरे इंजेक्शन तो सुई भी तो होती है, तो सुई को एब्डोमिनल से जो एमनियोटिक कैविटी है ना, इसमें क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, खींच लिया जाता है, और खींच के उसको एनालिसिस किया जाता है, उसमें पता लग जाता है कि कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब इस एमनियोटिक फ्लूइड का काम क्या है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये फ्लूइड नहीं रहेगा तो जो बच्चा है, जो एम्ब्रियो है, वो सूखा रहेगा, गीला रहेगा, सूखा रहेगा। अब सूखने की वजह से क्या है, अब देखो वो तो गुलाटी गुलाटी भी तो मारता है अंदर ही अंदर, तो गुलाटी गुलाटी तो मारेगा किसकी वजह से, एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से। आपने देखा होगा ना कि बच्चा लात मार रहा है, लात कैसे मारेगा, इधर घूमेगा जब भी तो गुलाटी मारेगा तभी तो। या फिर आपने ऐसा भी सुना होगा कि जो बच्चे वो उल्टे पैदा हो जाते हैं, उल्टे पैदा होने का मतलब ये होता है कि जैसे अगर बात करते हैं तो पहले जो बाहर आता है पार्ट वो कौन सा होता है, खोपड़ी होती है, सिर पहले बाहर आता है, लेकिन किसी किसी के टांगे बाहर आ जाती है पहले। अब तुम हंसने की बात है, उनको चमत्कारी बच्चे बोल दिया जाता है, और इसलिए गाँवों में या फिर कई बार ऐसा भी होता है उनसे कोई कमर वमर में पता नहीं क्या होता है, लात खाते हैं उनकी, और वो सही भी हो जाते हैं। क्यों बोला जाता है कि जो बच्चा उल्टा पैदा हुआ फिर भी वो जिंदा है, इसका मतलब वो चमत्कार से कम नहीं है। क्यों ऐसा उसको बोला जाता है वो मैं समझा दूंगा। उससे पहले ये समझो कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसका काम क्या होता है, बच्चे को सूखेपन से बचाने का होता है। किससे, सूखेपन से बचाने का होता है, प्रिवेंटिव डेसिकेशन ऑफ द एम्ब्रियो, डेसिकेशन मतलब ड्राइनेस। एम्ब्रियो को सूखेपन से बचाने का काम है। आगे, अरे ये वाली भी तो है, योगसेक, योगसेक के बारे में तो आपको पता ही है, क्या बताऊं आपको, बताओ फिर क्या काम है ना। हाँ नाम ही पहली बार सुना योगसेक का। अरे क्लास 11th में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में बताया होगा सर ने, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन योगसेक होता है, एथ्रोपोइसिस होता है। अरे बच्चे में जब ब्लड का फॉर्मेशन होगा सबसे पहले कहाँ पे होगा, इसी में ही तो होगा, योगसेक में।
योग सैक में क्या होता है? पीतक कोष। एम्ब्रियो में हीमोपोएसिस मतलब कि रक्त निर्माण करवाता है। अच्छा, तुम सबके अंदर एरिथ्रोपोएसिस कहाँ पे चल रहा है? क्या? लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मैरो में हो रहा है। इसका मतलब बच्चे में तो हड्डियां बनी नहीं है, कैसे हो पाएगा? तो कौन करवाता है? सबसे पहले योग सैक करवाता है, उसके बाद में किसके बाद में? उसके बाद में स्प्लीन का नाम सुना है? प्लिया, वो भी करवाता है। उसके बाद में लिवर का नाम सुना है? यकृत, वो भी करवाता है। उसके बाद में प्लेसेंटा का नाम सुना है? वो भी करवा देती है। और उसके बाद में थाइमस ग्रंथि का नाम सुना है? वो भी करवा देती है। जब बच्चे थोड़े से बड़े होने लगते हैं तो आरबीएम, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले बच्चे में हड्डियां नहीं बनती, पहले क्या बनती? उपास्थि बनती हैं, फिर उपास्थियां ही परिवर्तित होकर के क्या बना लेती हैं? हड्डियां बना लेती हैं। इसलिए तो उपास्थियों को क्या बोला जाता है? कि लचीली होती है। कैसी होती हैं? लचीली होती हैं। और जो हड्डियां होती हैं वो तो कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। तो उपास्थियों से ही अस्थियां बनती हैं। और अस्थियों में क्या बन जाता है? लाल अस्थि मज्जा बन जाता है। और लाल अस्थि मज्जा बनता है तो वो क्या करवाएगा? आरबीसी का फॉर्मेशन करवाएगा। किसमें? एडल्ट में, वयस्क में। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं किसकी? एम्ब्रियो की। तो एम्ब्रियो में कौन करवाता है? योग चेक करवाता है। एक और नाम अपन ने पढ़ा था, एलन टॉइस। एलन टॉइस, इसका काम क्या होता है? भ्रूण में पोषण व श्वसन क्रिया करवाना। पोषण तो क्या उत्सर्जन वाला है, पोषण तो उसने करवा दिया है। समझ गए कि भाई बात को? ये पूरा का पूरा भ्रूण बन के तैयार है। अब हो चुके हैं 9 महीने कंप्लीट, गर्भावस्था पूरी हो गई है। अब बोलेगा कि अपन को बाहर आना है। कौन बोलेगा? अब बोल सकता है क्या? बताओ। बोल नहीं सकता। तो पहले तो इसने सिग्नल दे दिया है, वो 5वें महीने में लात मार देता है ये कि अब तो निकालो क्या। 5वें महीने में ये लात मारना शुरू कर देता है। बच्चे कितने? अब 4 महीने हो। 4 महीने के बाद में जो भी इसमें होने वाला होता है हो जाता है। पूरे के पूरे जो भी ऑर्गन्स हैं वो बन जाते हैं। 9 महीने कंप्लीट हो गए। 9 महीने कंप्लीट होने के बाद में अब अपन को कैसे पता लगेगा? अपन को तो नहीं, उस माता को कैसे पता लगेगा कि डिलीवरी का समय आ चुका है? अब वो दिन आ चुका है जब हमारे लल्ला की डिलीवरी होने वाली है। तो अब लल्ला की डिलीवरी अपन को करवानी है। तो अब क्या बात करने वाले हैं अपन? प्रसव प्रक्रिया के बारे में। कहो तो करवा दू प्रसव प्रक्रिया। अबॉर्शन 6 महीने में थोड़ा टफ रहता है। उसमें फिर अपन है, जैसे डॉक्टरों को कई बार ये बोल देते हैं कि हम दोनों में से किसी एक को ही बचा पाएंगे। ये वाला भी केस आ जाता है कि भाई माता को भी रिस्क हो सकता है। रीजन क्या होता है कि जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो ये जो भ्रूण होता है वो अंत स्तर के साथ में और ज्यादा डीपली घुसता हो जाता है, तो दिक्कत आती है। स्टार्टिंग के 14 to 16 वीक में ये पॉसिबल होता है, मतलब स्टार्टिंग के 3 महीने में ही। वैसे ही किया जाता है ना, जो लिंग का निर्धारण है वो भी स्टार्टिंग के 3 महीने में पता लग जाता है। लेकिन जो डॉक्टर है वो बताना चाहिए कि डॉक्टरों को कि नर है कि मादा है, नहीं बता, पहले के बता देते थे, अभी भी बता देते हैं अगर आपका जग जुगाड़ है तो। ऐसा पता करना चाहिए कि वैसे कानूनी अपराध है। क्या अपराध है? कानूनी अपराध है। क्यों? हाँ, कन्या भ्रूण हत्या कर दी जाती थी। और आपको तो पता ही है क्यों किया जाता था कन्या भ्रूण हत्या, बताएंगे। अब पहले डिलीवरी करवा लेते हैं, प्रसव प्रक्रिया। इधर देखो भाई, ये जो प्रसव प्रक्रिया होती है कोई हंसने की बात तो है ही नहीं है। प्रसव प्रक्रिया डिलीवरी करवानी ही पड़ेगी।
है ना। और ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं स्कूल की तरह के 6 के चैप्टर को उड़ा देता हूँ कि खुद ही पढ़ लेना, है ना। ऐसा काम अपन को करना है नहीं है। तो देखो जब प्रसव प्रक्रिया हो जाती है तो इसके लिए क्या दिए जाते हैं, संकेत दिए जाते हैं, सिग्नल दिए जाते हैं। इट इज ए न्यूरो एंडोक्राइन। न्यूरो एंडोक्राइन का मतलब होता है तंत्रिका अंतःस्रावी प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया भाई? इसका मतलब इसमें कौन से सिस्टम काम करने वाले हैं? तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। अब तंत्रिका तंत्र का मतलब तो क्या हुआ, तंत्रिकाओं से कोई सिग्नल जाएगा और अंतःस्रावी में हार्मोन से सिग्नल जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं क्या कि ये प्रसव प्रक्रिया होती क्या है भाई? अगर आपसे एक नंबर के लिए क्वेश्चन आ जाए आपसे कि बताइए प्रसव प्रक्रिया को परिभाषित कीजिए, हाँ, डिलीवरी ऑफ बेबी इज नोन एज प्रसव प्रक्रिया। प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस इज नोन एज प्रसव प्रक्रिया। पार्चुरेशन, सन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ पार्चुरिंग मतलब डिलीवरी ऑफ फीटस इज नोन एज पार्चुरेशन। अब देखो ये न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस है भाई, इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इधर ध्यान देंगे। जिसका भी ध्यान नहीं रहेगा वो क्या नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा, और समझ नहीं पाएगा तो फिर क्वेश्चन आएगा तो कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। फिर नंबर +4 होंगे कि -5 होंगे, -5 होंगे। तो दिक्कत किसे है, मुझे कि तुम्हें है? तुम्हें है, क्योंकि मैंने तो सबको पढ़ा दिया है। अब जो ध्यान से पढ़ लेगा उसके नंबर +4 हो जाएंगे। तो देखो न्यूरो एंडोक्राइन है, कॉमन सेंस की बात है और समझने की भी बात है। इधर तो अपन रखते हैं किसको, मदर को, और इधर बात करेंगे किसकी, एम्ब्रियो की। अच्छा ये जो एम्ब्रियो है क्या वो डेवलप हो चुका है क्या, कि अभी भी कोई देर है? अब हो चुका है। तो यहाँ पे मैं बोल दूं कंप्लीट डेवलप, कंप्लीट विकसित एम्ब्रियो, ठीक है। इससे और इससे क्या आएंगे, संकेत आएंगे। क्या आएंगे, संकेत, सिग्नल। आया सिग्नल। ये जो सिग्नल आते हैं ये क्या करवाते हैं, माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। माइल्ड का मतलब होता है धीमे, गर्भाशय में संकुचन करवाएगा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ गर्भाशय में तो 3 परतें बताई थी तुम्हें सर ने, तो ये जो संकुचन हो रहा है कौन सी वाली परत में करवाओगे, एंडोमेट्रियम में करवाओगे कि मायोमेट्रियम में करवाओगे? अरे एंडो में करवाओगे क्या, मायो में करवाओगे कि पेरी में करवाओगे? मायो में करवाने पड़ेंगे, एंडो में मत बोल देना रे। एंडो में करवा दिया तो अबॉर्शन हो जाएगा। किस में करवाने पड़ेंगे, मायो में करवाने पड़ेंगे, एंडो में नहीं करवाने। होता क्या है, अपन क्या समझ लेते हैं कि जब इम्प्लांटेशन एंडो में हो रहा तो वहीं से तो हटाना पड़ेगा, नहीं, संकुचन उससे नीचे वाले में करवाओ ना भाई यार, ठीक है। तो इसको मैं बोल दूं धीमे गर्भाशयी संकुचन। इसका एक एक स्टेप भाई ध्यान रखना, स्टेप पे भी आ जाता है, बताओ पहले कौन सा होगा, धीमे गर्भाशयी संकुचन। इन धीमे गर्भाशय संकुचनों को ही बोल दिया जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स मतलब कि फीटल मतलब वही फीटस, इजेक्शन मतलब उसको बाहर आने के लिए, रिफ्लेक्स मतलब क्या है, प्रतिक्रियाएं मिल जाती हैं। बोल दूं क्या, गर्भ उत्क्षेपण अब इसके बाद में जो होगा वो मैं बता रहा हूं। इसके बाद में
आपने नाम सुना है पीयूष ग्रंथि का? अग्र भी होती है, मध्य भी होती है और पश्च भी होती है। पश्च पीयूष ग्रंथि से। कौन सी वाली से? पश्च पीयूष ग्रंथि से क्या निकलेगा? ऑक्सीटोसिन। स्रावित हुआ। और आपको पता ही होगा कि ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर गर्भाशय की कौन सी दीवारों पे पाए जाते हैं? मायोमेट्रियम पे पाए जाते हैं। किस पे पाए जाते हैं? मायोमेट्रियम पर। तो वो क्या करवा देगा? मायोमेट्रियम में तीव्र संकुचन करवा देगा, जिसको अपन पता है क्या बोल देते हैं? प्रसव पीड़ा बोल देते हैं, लेबर पेन बोल देते हैं, और देसी भाषा में दर्द उठना बोल देते हैं। कई बार होता क्या है कि लेबर पेन नहीं हो पाता है, प्रसव पीड़ा नहीं हो पाती है, डॉक्टर क्या है, इंजेक्शन लगा देता है। इंजेक्शन में क्या लगाएगा? ऑक्सीटोसिन लगाएगा। अरे लगाएगा कि नहीं लगाएगा? क्यों? प्रसव प्रक्रिया करवाने के लिए। तो इसको ही अपन क्या बोल देते हैं? प्रसव पीड़ा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ प्रसव पीड़ा को करवाने वाला कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन है। और प्रसव प्रक्रिया गर्भाशय की कौन सी दीवार में संकुचन की वजह से होती है? मायोमेट्रियम में। बताइए ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज होता है? पीयूष ग्रंथि से। पीयूष में भी कौन सा? अग्र मध्य पश्च पश्च से। और इसको पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाने के लिए कौन सा प्रतिक्रिया दी जाती है? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और इससे पहले क्या होता है? अरे देखो, अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, और ये नहीं हुआ तो हार्मोन नहीं आएगा, हार्मोन नहीं आया तो प्रसव पीड़ा नहीं होगी, प्रसव पीड़ा नहीं होगी तो डिलीवरी नहीं होगी ना। तो इस सीक्वेंस में होता है कि पहले मदर और कंप्लीट भ्रूण से क्या आएंगे? सिग्नल आएंगे। उस सिग्नलों की वजह से क्या होगा? इसमें संकुचन होगा। इस संकुचन की वजह से क्या होगा? ये प्रतिक्रिया होगी। इस प्रतिक्रिया की वजह से क्या होगा? ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। उस ऑक्सीटोसिन की वजह से क्या इसमें तीव्र संकुचन हो जाएंगे, और तीव्र संकुचनों की वजह से क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगा भाई? फीटस एक्सपेल्ड आउट। इसी को ही बोल दिया जाता है जन्म हो जाता है। हैप्पी बर्थडे। जिसका भी होगा हैप्पी बर्थडे टू यू बोल देंगे अपना। तो क्या है? हो गया है। अब इसके बाद में जन्म तो हो गया है, प्लेसेंटा का क्या करें? इसी के साथ किसके साथ? इसी के साथ प्लेसेंटा को भी काटकर बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखो, प्लेसेंटा और भ्रूण के बीच में तो एक कनेक्शन था ना, नाभि रज्जु। तो प्लेसेंटा कट रही है तो वो भी तो कटेगी, तो वो भी तो कटेगा ना। लेकिन कटेगा तो चलो ठीक है, प्लेसेंटा तो जो तो गया वो तो गया ही, लेकिन नाभि रज्जु किसके साथ में कनेक्टेड था? भ्रूण के साथ में भी तो था ना। तो भ्रूण में उसका फिर क्या कट करेंगे किसी चीज को तो निशान रह जाएगा ना। वो निशान अपने में मिलता है क्या? मिलता है नाभिक रूप। अरे समझ पाए क्या? तो वो अभी नाभि भी क्या है, रहती है। अच्छा एक बात बताओ, चलो अपन ने बोला है कि नाभि रज्जु किस किसके बीच का कनेक्शन है? प्लेसेंटा और भ्रूण के बीच। तो माता में भी तो नाभि होती है, वो कहां से आई? माता भी तो कभी भ्रूण रही होगी ना। माता भी तो कभी भ्रूण रही होगी, तो इसलिए वो आ जाती है। देखिए डाउट पूछ लिया क्लास में, समझ गया ना? बस वही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया क्या भाई? डिलीवरी। अरे हो गई डिलीवरी, बच्चे का जन्म हो गया है। पर एक चीज रह गई है कि सर आपने 9 महीने की जो पूरी बताई है अवधि, उसमें ये भी तो बता दो कौन से महीने में क्या बन रहा है, तो थोड़ा हमें भी आइडिया हो जाए। डॉक्टर तो तुम बनने वाले हो, तो थोड़ा सा नॉलेज अपन भी लेके चले जाए। तो मैं बता देता हूँ, हर एक महीने का हिसाब तो नहीं दूंगा, पर थोड़े थोड़े महीनों को दे देता हूँ। तो बताओ सबसे पहला कौन सा महीना आएगा? पहला या दूसरा? पहला आएगा। भाई क्या बात करते हो? फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ में किसका निर्माण हो जाएगा? हो गया है।
दूसरे महीने में लिम्स व डिजिट बन जाती हैं। याद करो वो दिन अभी का ही, आज का ही मैंने बताया था इंटर डिजिटेशन। डिजिट किसको बोला था? और लिम्स हाथ और पैर की उंगलियां बन जाती हैं। सभी लास्ट में बन रहा है। अब बात कर ले तीसरे महीने की। हेलो, अरे जो भी मैं लिख रहा हूं ना वो ऐसा है कि पहले महीने के अंत में, दूसरे महीने के अंत में, तीसरे महीने के अंत में, है ना? अंत आपको लगा देना है, लगा सकते हो ना? हाँ, इतना तो काम कर ही लोगे। लिम्स व डिजिट का निर्माण हो गया है। अब तीसरे महीने के अंत में क्या हो जाता है? मेजर ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे कि, कैसे कि बाह्य जननांग बन जाते हैं। किसका निर्माण हो चुका है भाई? बाह्य जननांगों का निर्माण हो चुका है। हाथ पैर भी बन जाएंगे। अब है फिफ्थ मंथ। फर्स्ट क्या? फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस। जो लात पड़ती है वो कौन से महीने में पड़ेगी? पांचवें में। देखो ये जो लात पड़ती है इससे माँ बाप कैसे खुश हो जाते हैं ना, बोलती है ना माता गुड्डू के पापा लात मार रहा है ना? नहीं, मेरे को नहीं बोला किसी ने ना। फीटस की पहली गति, इस पहली गति को या फिर फर्स्ट मूवमेंट को क्वैकिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्वैकिंग बोला जाता है। और आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे रहते हैं, एक तो आपके बाल हेड के और एक उनके बाल कितने सॉफ्ट सॉफ्ट रहते हैं उसके, उनको क्या बोला जाता है? रोम, छोटे छोटे रोम, है ना? सिर पर रोम आता। तो देखो फीटस की पहली गति कौन से महीने के अंत में है? पांचवें महीने के अंत में। उसके सिर पर रोम कौन से महीने के अंत में है? पांचवें महीने के अंत में। सिक्स मंथ में क्या हो जाएगा भाई? पूरे शरीर पर रोम विकसित हो जाते हैं। और आंखों की जो पलकें हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। और आई लैशेज, जिनको क्या बोला जाता है? बरोनिया बोला जाता है, वो भी क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है। आई लेंस, वो आईलिड्स और आई लैशेज अलग अलग हो जाते हैं। और फिर लास्ट में तो कौन सा महीना आ जाएगा दोस्तों? 9 मंथ। अब भ्रूण किसके लिए तैयार हो चुका है? डिलीवरी के लिए। पूर्ण विकसित। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ जो डॉक्टर है इस बच्चे की धड़कनें स्टेथोस्कोप से कौन से महीने के अंत पर सुन सकते हैं? पहले महीने। पता तो लगे ना धड़कने चालू है कि बंद है? पता लगे 9 महीने तक तो कोई दिक्कत ही, वो पहले महीने में धड़कन हृदय बना ही नहीं है, धड़कने चालू ही नहीं है और डेवलपमेंट हुआ जा रहा है। फिर बोलो क्या, लात कैसे नहीं पड़ रही? 5वां महीना आगे लात ही नहीं मार रहा, लात मारेगा कैसे? अच्छा, कभी आपने सुना बच्चे के दिल में छेद आ जाता है? तो इसका मतलब बच्चे के दिल में छेद है तो मतलब पूरे शरीर में ब्लड टपक रहा हो, तो कैसे रहता है छेद? नहीं, 4 चैम्बर होते हैं ना, 4 का 2 आलिंद 2 निलय, तो दोनों आलिंदों के बीच में एक छेद रहता है।
होता क्या है उसका रीजन कि जैसे अपन को पता है कि जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो तो काम करते नहीं है, वो तो जब पहली ब्रीथ लेगा तब काम करेंगे ना। तो अब लंग्स के पास में ब्लड को भेजने का कोई सेंस है क्या? नहीं है। तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में लंग्स को बाईपास कर दिया जाता है और ये वाला जो आलिंद है इधर वाले से डायरेक्ट इधर चला जाता है वो ब्लड। तो ये जो जा रहा है किसी छेद के थ्रू जाता है, एक ओपनिंग के थ्रू जाता है। अब जब जन्म हो जाता है तो उसके बाद में ये बंद हो जाती है, लेकिन कई बच्चों में ये बंद नहीं हो पाती है, तो उसको बोल दिया जाता है कि इसके दिल में छेद है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑपरेशन से उसको पैक कर दिया जाता है। इसको बोल दिया जाता है, जब ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है, फोरामेन ओवेल। जब ये बंद हो जाता है इसको फोसा ओवेलिस बोल दिया जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, जब आप डॉक्टर बन जाओगे आपको भी ऐसा करना पड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो चुका है। अब होता क्या है, एक प्रोसेस का नाम होता है जिसको दुग्धन बोला जाता है, लैक्टेशन। करवाया थोड़ी है स्तन ग्रंथियों के बाद में मैंने वो 4 हार्मोन के बारे में बता दिया। स्तन ग्रंथि वाला टॉपिक निकालो, इसमें 4 हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, नहीं है ना? हाँ तो बता दिया। हाँ तो देखो दुग्धन क्या होता है। दुग्ध स्तरवन की प्रक्रिया। अब जो पहली बार जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको बोला जाता है कोलोस्ट्रम। क्या बोला जाता है भाई? कोलोस्ट्रम। ये येलो कलर का होता है, ठीक है, थिक होता है, गाढ़ा होता है, और इसमें पाई जाती है वो क्या, एंटीबॉडी प्रतिरक्षी। कौन सी वाली? आईजी आईजीजी अपरासी होती है। क्या करती है? हाँ होती है प्लेसेंटा को। हाँ तो वो आईजीजी तो होती है, ठीक है, और ये मिल्क के साथ में मिलती है। अब एक 4 हार्मोन के अपन को काम देखने, एक होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? स्तन ग्रंथियों का विकास व परिवर्धन करवाना। क्या करवाना? विकास व परिवर्धन करवाना। दूसरा हार्मोन कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन। कब याद करो, वो जो स्तन ग्रंथि होती है उसमें कुपिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? कुपिकाएं। तो जो कुपिकाएं होती है ना, वो प्रेगनेंसी से पहले ऐसी होती है, ऐसी होती है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो क्या, उनका डेवलपमेंट हो जाता है और वो कैसी हो जाती है? ऐसी फूल जाती है। तो मतलब कुपिकाओं का परिवर्तन किसने करवाया? प्रोजेस्टेरोन ने करवाया। लिखना नहीं है अभी किसी को, ठीक है। कुपिकाओं का परिवर्तन हो गया है। अब एक और हार्मोन होता है जिसको बोला जाता है प्रोलैक्टिन। अब देखो भाई, स्तन ग्रंथियों का विकास हो चुका है, कुपिकाओं का परिवर्तन भी हो चुका है। अब काम क्या है, इसमें मिल्क का फॉर्मेशन भी तो करवाना है। तो जो प्रोलैक्टिन है वो क्या करवाएगा? मिल्क का फॉर्मेशन करवाएगा। फॉर्मेशन को ही बोला जाता है सिंथेसिस, संश्लेषण करवाना, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन, और इसका स्त्रवन भी करवा देता है, ठीक है। फिर अब लास्ट में कौन सा, इसको बोला जाता है मिल्क एजेक्टिंग हार्मोन, या फिर इसी को बोला जाता है मिल्क लेट डाउन हार्मोन। तो मिल्क को स्तन नलिकाओं से बाहर निकलवाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन। इसलिए इसको इमोशनल हार्मोन या फिर लव हार्मोन भी बोला जाता है, जो कि माँ और बच्चे के प्यार को निरूपित करता है, भावनाओं को निरूपित करता है। बच्चा रोया तो माँ को क्या लगता है? बच्चे को भूख लग रही है, ठीक है, और बॉडी में क्या रिलीज हो जाता है? ऑक्सीटोसिन, जो कि क्या करवा देता है? मिल्क को इजेक्ट करवा देता है। ये 4 हार्मोन होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो अपना अपन ने जो बनाई थी, किधर बनाई है? इधर जो अपरा बनाई है, क्या बनाई है? अपरा। ये कुछ हार्मोन भी रिलीज करती है। क्या करती है? कुछ हार्मोन भी रिलीज करती है। जैसे कि एक होता है
HCG एक होता है, HPL एक होता है, एस्ट्रोजन एक होता है, प्रोजेस्टेरोन और एक होता है रिलैक्स। HCG का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। एक HPL होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। अपराध में तो ये रिलीज कर दिया। एक बात इसके लिए भी लिखी हुई है एनसीईआरटी में कि हाँ, गर्भावस्था के अंतिम चरण में, अंतिम अवस्था में यह है अंडाशय द्वारा। अब अंडाशय में भी किसके द्वारा? कॉर्पस लुटियम के द्वारा। मैंने बोला था ना कि जो काम प्लेसेंटा करती है वही काम कौन करती है? कॉर्पस लुटियम। तो अंडाशय में कौन? कॉर्पस लुटियम भी स्रावित करती है। अब आप पूछो कि यार ये रिलैक्सेशन का काम क्या भाई? इसके नाम में इसका काम है, तोड़ो वापस से जोड़ो। रिलैक्सेशन मतलब रिलैक्स करना। किसको रिलैक्स करेगा? बर्थ कैनाल को, जन्म नाल को, जिससे कि क्या है, डिलीवरी आसानी से हो पाए, ठीक है। तो अपराई हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सगर्भता के दौरान, किसके दौरान? सगर्भता के दौरान कुछ कुछ हॉर्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन, ऐसे समझ जाओगे, इसे एस्ट्रोजन के पूरा लिखू समझ जाएंगे। प्रोजेस्टेरोन, कौन सा? प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, थायरोक्सिन व प्रोलैक्टिन का स्रावन कई गुना बढ़ जाता है। हाँ जी, सब कुछ लिखा हुआ है, गुना बढ़ जाता है, बढ़ गया है। अब ये इसका जो बढ़ा हुआ स्तर है, कौन सा स्तर? बढ़ा हुआ स्तर, किनका? इन हॉर्मोन्स का। बढ़ा हुआ स्तर किसमें सहायता करेगा? भ्रूण की ग्रोथ में, माता के उपापचय में और सहगर्भता में सहायक होता है। बढ़ा हुआ स्तर भ्रूण की वृद्धि, माता के उपापचय प्रक्रियाएं, क्या हुआ? हाँ, क्या? हाँ, अपराध जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज कर रहा है, लेकिन इनका जो स्तर वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। वो तो नॉर्मली रहते हैं, वो भी तो रिलीज ही का हो रहे हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। उपापचय प्रक्रियाएं वह सहगर्भता में सहायक होते हैं। समझ गए कि बात को? अब एक बात बताओ, कभी आपने सुना होगा कि जो डॉक्टर के पास में अपन जाते हैं, तो मतलब जो फीमेल जाती है गर्भवती, वो उसको एक डेट दे देता है कि इसके आसपास में डिलीवरी हो जाएगी। तो वो क्या चेक करता? कर तुम्हें भी पता लगेगा जब तुम डॉक्टर बन पाओगे या फिर बन जाओगे तो ऐसा क्या चीज चेक करता होगा? या फिर कई बार आपने नाम सुना है प्रेगा न्यूज आती है जो सिलेबस से टीएड करती है कि प्रेगनेंसी को डिटेक्ट किया जा सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो या फिर नहीं हो। क्योंकि नॉर्मली क्या हो जाता है कि अगर मासिक धर्म नहीं आता है, तो मैंने बताया था कि ये किसका इंडिकेशन हो सकता है? प्रेगनेंसी का हो सकता है, लेकिन इसकी रीजन और भी हो सकते हैं। तो इसको चेक करने के लिए जो फीमेल से वो यूज कर सकती है, प्रेगा न्यूज आती है। तो उसमें क्या चीज चेक करता है? एचसीजी हार्मोन को चेक किया जाता है। कॉमन सेंस की बात है ये, देखो कि अगर एचसीजी रिलीज हो रहा है तो वो रिलीज कौन कर रहा है? अपरा। और अपरा अगर बनी है तो मतलब सहगर्भता हुई है कि नहीं हुई है? और ये जो हार्मोन है वो कहाँ पे मिलेगा? यूरिन में रिलीज किया जाता है। तो एचसीजी जो हार्मोन है इसको प्रेगनेंसी डिटेक्टिंग हार्मोन भी बोला जाता है। किसमें चेक करेंगे? यूरिन से।
सर ये